आगे बढ़ाते हैं। सिंपली हमें ये देखना है कि अगर एक सर्किट में एक बैटरी लगा रखी है और कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन लगा रखा है, ठीक है, कि बैटरी के साथ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, तो चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे ये एक 5 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। ऐसी चीज हमने रेजिस्टेंसेस के लिए किया था। यहाँ पे बैटरी थी, यहाँ रेजिस्टेंसेस थे, और हमने ये बताया था कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्या वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस पे क्या होगा। बट अब हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, और सबकी वैल्यूज है। मान लो कि इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 माइक्रोफैरेड, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 6 माइक्रोफैरेड। कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हमने ये मान ली। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 माइक्रोफैरेड पे कितना चार्ज आके स्टोर होगा, ठीक है, या फिर 6 में कितना चार्ज स्टोर होगा, या फिर 2 में कितना चार्ज स्टोर होगा, या फिर 6 के क्रॉस वोल्टेज बताओ, ठीक है, 3 के क्रॉस वोल्टेज बताओ, 2 के क्रॉस वोल्टेज बताओ। तो ये 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। तो एक तो हमें वोल्टेज बताना है हर कैपेसिटर के क्रॉस, दूसरा हमें हर कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज बताना है, दूसरा हमें हर कैपेसिटर क्रॉस चार्ज बताना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हमें बतानी है। इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने लास्ट सोल्व किए थे क्वेश्चन रेजिस्टर वाले के, ठीक है। तो ये दोनों आपस में, इसका क्या करना है, हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैपेसिटर बनाना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इस पूरे सर्किट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का अगर मैं इसे नाम दूं C1, इसे नाम दूं C2, इसे नाम दूं C3, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1 और 2 का C12 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। दोनों पैरेलल में है तो क्या होता है, ऐड करते हैं हम C1 प्लस C2, C1 है 6, C2 है 3, तो ये बनेगा 6 प्लस 3, तो ये बनेगा 9 माइक्रोफैरेड। तो अभी हमने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन किया, अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं। एक है हमारे पास C3 विच इज 2 माइक्रोफैरेड, एक है हमारे पास C12, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया हमने, C12 इसकी वैल्यू है 9 माइक्रोफैरेड, और नीचे है हमारे पास यहाँ पे बैटरी विच इज 5 वोल्ट। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या लिखा जाएगा, C123, क्योंकि C12 ये है और थर्ड ये है, तो C123, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें है, सीरीज में। सीरीज को कैसे लिखते हैं, ये इंटू ये डिवाइड बाय ये प्लस ये, ठीक है। देखना इसको, अभी मैं लिख देता हूं C12 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C12 प्लस C3, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, C12 विच इज 9 माइक्रोफैरेड इंटू 2 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड 9 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड डिवाइड बाय 9 प्लस 2, तो ये बनेगा 18 बाई 11 माइक्रोफैरेड। तो ये आ गया आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसका मतलब पहले ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, और जो थर्ड बनाएंगे वो सिर्फ ये बनाएंगे। ये क्या है, C123, और इसकी वैल्यू है 18 बाई 11 माइक्रोफैरेड, और यहां पे हमारे पास एक वोल्टेज होगी विच इज 5 वोल्ट। तो सबसे पहले वही काम करना है जो हमने रेजिस्टर के केस में किया था, ये 3 बना लेने हैं, इक्विवेलेंट तक पहुंचना है, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद हमें और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहां से वापस चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि इस C123 के अक्रॉस कितना चार्ज है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कैपेसिटर केस में,
Q इक्वल टू सी वी। अब बड़े ध्यान से देखना, Q इक्वल टू सी वी। तो C पता है, V पता है। C है हमारे पास 18/11 और V है हमारे पास 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। 40 एंड 9 डिवाइड बाय 11। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमारे पास चार्ज हम देख रहे हैं C123 के क्रॉस। तो चार्ज होता है Q इक्वल टू CV। तो C हमारे पास 18/11 है और वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट है। तो 18 इंटू 5 इज 90 डिवाइडेड बाय 11। ये चार्ज आया हमारे पास, ठीक है, इस कैपेसिटर के क्रॉस। अब यहां पे था माइक्रोफैरेड, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम और फैरेड होते हैं हमारे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के यूनिट। ठीक है, माइक्रो कूलम। अब हमें क्या सोचना है, ये जो चार्ज है 90/11 माइक्रो कूलम, यही चार्ज इस कैपेसिटर पे है और इस कैपेसिटर को हम कैसे बना सकते हैं, दो सीरीज के कॉम्बिनेशन में। वापस की ओर चलना है, पीछे की ओर चलना है। ठीक है, तो इसको हम ये बना सकते हैं। और आपको याद रखना है कि चार्ज सीरीज में सेम होते हैं, चार्ज सीरीज में सेम होते हैं। अगर चार्ज सीरीज में सेम होगा तो यहां जो चार्ज होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, क्योंकि चार्ज सीरीज में सेम होते हैं। तो इसलिए मैं सीधा बोल लूंगा कि इसके क्रॉस जो चार्ज होगा, इसको नीचे लिख रहा हूं, Q12 इज इक्वल टू Q3। इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के बराबर, विच इज 90/11 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब यहां या और यहां भी चार्ज पता लग गया। ठीक है, हमसे पूछा गया था वोल्टेज बताओ अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारा एक चीज आसान हो गई, इस कैपेसिटर के क्रॉस कैपेसिटेंस पता है, इस कैपेसिटर क्रॉस Q3 चार्ज पता है, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, क्या निकालना रह गया, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CV। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर क्या होगा, Q3 चार्ज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर डिवाइडेड बाय C3 थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे Q3 कितना है 90/11 और C3 कितना है 2 माइक्रोफैरेड, तो 1/2 माइक्रोफैरेड। अच्छा, 90/11 भी क्या है, माइक्रोफैरेड में है। 90/11 भी माइक्रो कूलम में है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग आएगा हमारे पास 45/11, 45/11। तो ये वोल्टेज है, तो ये हमारी वोल्ट्स में आएगी, क्योंकि माइक्रो तो कैंसिल हो गए सारे, तो ये हमारी वोल्ट्स में आएगी। इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये इस कैपेसिटर के क्रॉस है। ठीक है, अब क्या बचा, इसके क्रॉस चार्ज, इसके क्रॉस चार्ज वो निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज वो निकालनी है। इसका काम खत्म है, इसका हमने निकाल ली वैल्यू। ठीक है, अब फिर से ऊपर की ओर चलते हैं, क्योंकि हम वापस चल रहे हैं। इसके क्रॉस चार्ज कितना था 90/11। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके क्रॉस चार्ज जो है वो इसके और इसके क्रॉस होगा, हाँ या ना, इसके क्रॉस जो चार्ज है वो इसके और इसके क्रॉस होगा। यस सर, यस सर। गलत, क्या बात कर रहे हो, फिर मैंने ये क्यों बोला था, इसके क्रॉस जो चार्ज था, इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज था, इसको अगर मैं तोड़ दूं, मतलब मैं वापस जाऊं, क्योंकि मैंने इससे ये बनाया, तो इसको मैं जब तोड़ दूंगा तो ये बन रहा है। तो इसके क्रॉस जो चार्ज था वो इन दोनों के क्रॉस चार्ज था, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। क्या चार्ज डिवाइड होगा ना? चार्ज डिवाइड होगा, तो मैंने तो ये पूछा कि सेम रहेगा कि नहीं। नो सर, सेम मैंने ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये जो इस कैपेसिटर को तोड़ के दो सीरीज वाले कैपेसिटर बन सकते हैं। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज होगा वही इन दोनों के क्रॉस चार्ज होगा, पहली बात। तो इन दोनों के क्रॉस चार्ज पता लग गए, कैपेसिटेंस पता थी, वोल्टेज निकल गई। अब यहां जो चार्ज होगा, हम ये नहीं बोल सकते जो यहां चार्ज है वो यहां भी और यहां भी है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इस वाले कैपेसिटर को अगर मैं तोड़ूंगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दे। इसका मतलब अब नहीं मैं बोल सकता कि इस पे और इस पे चार्ज सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि पैरेलल में क्या सेम होता है,
याद है पैरेलल में क्या सेम होता है? का पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल, बस उसी का फायदा उठाना है। अगर मैं इस वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकाल लूं, वही पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल यहां पे होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और वो शायद हमने नहीं निकाला, चलो निकाल लेते हैं। V12 इसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमें पता है यहां से फॉर्मूले से V12 इज इक्वल टू Q12 डिवाइडेड बाय C12। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे Q12 कितना है? 90/11। और हमारे पास C12 कितना है? 9 माइक्रोफेरेड डिवाइड में, और दोनों माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, 9 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 10 आएगा, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 10/11। तो ये है वोल्टेज 10/11 वोल्ट। ये वोल्टेज है हमारी इस कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, C12 के अक्रॉस 10/11 वोल्ट। अगर यहां पे हमें वोल्टेज पता लग गई, वही वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस होगी, वही वोल्टेज इस पे होगी, क्योंकि पैरेलल में है। तो यहां मेरे को वोल्टेज पता लग गई V1, C1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? यही वाली 10/11। और C2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? V2 विच इज अगेन 10/11 वोल्ट। तो कुछ कहानी नहीं है, पहले ऊपर से यहां तक गए, फिर यहां से वापस आए, बस चीजें सोल्व होती रहेंगी। वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज निकल गया। ठीक है, चार्ज निकल जाएगा। तो चार्ज अक्रॉस C1 कैपेसिटर, तो ये होता है फॉर्मूला Q1 इक्वल टू C1। V1 हो जाएगा, C1 है 6 माइक्रोफेरेड, V1 है 10/11, तो ये बनेगा 60/11 माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज है, यूनिट्स कूलम में हो जाएंगी। ऐसे ही सेकंड वाले पे निकाल लेते हैं Q2। तो Q2 हो जाएगा हमारे पास C2 V2, और C2 है हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड, और V2 है हमारे पास 10/11, तो ये बनेगा 30/11 माइक्रो कूलम। माइक्रो इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो आ गया यूनिट साथ में। तो इस तरह से हम सारे चार्जेस हमने निकाल लिए, सारी वोल्टेजेस हमने निकाल ली। बट ऐसा नहीं है कि पेपर में ये पूछा जाएगा कि सब पे बताओ, नहीं, पेपर में सिर्फ ये बोला जाएगा कि इस कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज बताओ या फिर चार्ज बताओ। ये नहीं होगा कि आपको सारे बताने हैं। तो वहां पे आपको सोचना है कि कैसे, क्या क्या करें, क्या क्या चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए आप लोग करोगे अब क्वेश्चन, जिसको डाउट है इसमें पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सेम होता है, डायग्राम भी सेम होती है, बस हमें लगता है ये कुछ डिफरेंट तो नहीं दे दिया। मान लो ये डायग्राम आ गई पेपर में, तो ध्यान से देखो, इसको पकड़ो, इस डायग्राम को पकड़ो, ऐसे कर दो, मतलब इसको पकड़ा, इसको ऐसे घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से, तो ये डायग्राम वही है जो मैंने अभी बनाई। ठीक है, तो इस बार लेकिन यहाँ पे मैंने 4 वोल्ट कर दिए। ठीक है, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड अगेन। थोड़ा आसान कर लेते हैं इसको, 3 एंड 6 कर लेते हैं, तो 6 3 जा 18 9। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरेड, पिछली बार भी यही था, 6 एंड 3, 6 एंड 3 था। ये कर लो, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है, इस 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, सिर्फ इसके अक्रॉस, और किसी के अक्रॉस नहीं। तो चार्ज अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड ये बताना है आपको।
आया कुछ आंसर? Sir, 24/7 microcoulomb. 24/7 माइक्रोकूलम। और किसी ने अगर किया हो तो बता सकता है? 24/5 microcoulomb. 24/5 माइक्रोकूलम। एक और बता दो। 4 ऑप्शन करनी है हमें, एमसीक्यू बनाना है आज एक। करूं फिर मैं स्टार्ट? अगर कोई कर रहा है तो बता दो, मैं स्टार्ट करता हूं। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 4 ऑप्शन नहीं बनाने दी तुम लोगों ने तो मैंने पूछा है इसके क्रॉस चार्ज की वैल्यू। हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। इसके 2 डायग्राम बनेंगे दोबारा से। तो एक है 4 वोल्ट यहाँ पे बैटरी, ये है हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ पिछले लेक्चर के, मतलब पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्योंकि दोनों ये पैरेलल, ये तो पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो सीधा ऐड करेंगे इसको। 2 + 3, दिस इज 5, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आया? 5 माइक्रोफैरेड। और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये डायग्राम एक हो गया। इससे एक और बना लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो एक डायग्राम ये बनेगा। तो ये है 4 वोल्ट और दोनों के दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे लिखते हैं? 1 × 5 डिवाइड बाय 1 + 5, तो बनेगा 5/6 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 5/6 माइक्रोफैरेड। यहां तक पहुंचने के बाद अब हमें वापस चलना है, और उससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना होगा? तो Q = CV। तो C कितना है हमारे पास? 5/6। V कितना है हमारे पास? 4। तो ये बनेगा हमारे पास 2 और 3, तो बनेगा 10/3 माइक्रो, क्योंकि माइक्रो में चल रहा था, कूलम। ये चार्ज आया इस कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं चार्ज को कोमा डाल के, 10/3 माइक्रो कूलम। चार्ज पता है, वोल्टेज पता है। हमें पता है कि जो चार्ज होता है, अगर इस पे पता है तो ये, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा सीरीज में। अगर इसको तोड़ के ये सीरीज में बन गया तो यहाँ जो चार्ज था वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। इसका मतलब इसके क्रॉस चार्ज है 10/3 माइक्रोकूलम, और इसके क्रॉस भी चार्ज है 10/3 माइक्रोकूलम। अब सोचने वाली बात है, मैं ये वाली काम क्यों करूंगा यहाँ वोल्टेज निकालने का? हमें पूछा ही यहाँ पे है, तो इसको छोड़ दो अभी के लिए, हम इसकी बात करते हैं, इसकी। अब सर इसको अगर मैं हाँ जी सर मेरा 2 आ रहा है आंसर। 2 आ रहा है, 2 माइक्रोकूलम। ओके, तो 4 ऑप्शन मैं बना देता हूं क्योंकि 3 ही है। नन ऑफ दीज कर देता हूं एक ऑप्शन। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है देख के ऐसे 4 ऑप्शन दो ना। चलो, तो यहां हमने क्या किया? चार्ज देखा, चार्ज और ये सीरीज में है, तो जहां जो चार्ज होगा यही यहाँ पे होगा, यही यहाँ पे होगा। तो यहाँ भी चार्ज पता लग गया, यहाँ भी चार्ज पता लग गया। यहाँ हम वोल्टेज निकाल सकते थे लेकिन जरूरत नहीं है, हम इस पे बात करते हैं। यहाँ मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ, इस 5 माइक्रोफैरेड के क्रॉस में वोल्टेज बता सकता हूँ। Q = CV होता है, तो वोल्टेज होगा Q/C। तो Q/C, चार्ज कौन सा? 10/3 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस कौन सी? 5 माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 मतलब 5 × 2 = 10, तो ये बनेगा 2/3 वोल्ट्स।
इसका मतलब हाँ। इसकी क्रॉस जो, हाँ जी, सर जो जहाँ पे 1 माइक्रोफैराडे लिखो वहाँ पे आपने 2 माइक्रोफैराडे नहीं दिया था। ये शायद 1 ही दिया था, बाद में शायद चेंज ना कर दिया हो। ओके सर। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि अगर आपने 2 लिखा है तो फिर सारा कुछ चेंज हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वोल्टेज है 2/3 वोल्ट, वो हमारी इसके क्रॉस आ गई। यही कैपेसिटर को अगर मैं तोड़ दूं तो तोड़ने के बाद ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, ये तोड़ने के बाद, और ये पैरेलल में बन रहा है, और हमने वोल्टेज इसीलिए निकाल लिया क्योंकि पैरेलल में बन रहा है। पैरेलल में जो यहाँ वोल्टेज होगी वही पैरेलल में यहाँ और यहाँ वोल्टेज होगी, तो यहाँ भी पता लग गई वोल्टेज 2/3 वोल्ट, यहाँ भी पता लग गई 2/3 वोल्ट। हमें पूछा है 3 माइक्रोफैरेड पे चार्ज, तो चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड का, और वोल्टेज उसके ऊपर। कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज है 2/3 वोल्ट, तो 3 से 3 कैंसल, तो ये आएगा हमारे पास 2 माइक्रो कूलम, क्योंकि कूलम में चेंज हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, यहां से यहां गए, यहां से वापस आए, बस। कोई डाउट होगा बता देना। नो सर। फिर उसके बाद आगे लिख लो, इफ वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक, if we place a dielectric inside a capacitor, then the capacitance is given by C is equals to epsilon A by D। ठीक है, यहां पे एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूं, पहले जब तक हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर को, हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे, ये एक कैपेसिटर है, अब इतना बड़ा क्यों बनाना, ये एक कैपेसिटर है, यहां पे एक वोल्टेज लगा देते थे। कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं होता था, वैक्यूम होता था। ठीक है, कुछ भी कोई मटेरियल नहीं होता था, तब हमारी जो कैपेसिटेंस लिखी जाती थी होती थी एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, हमें पता है वोल्टेज की टर्म में कैसे लिखते हैं, और सिंपल कैपेसिटेंस, ठीक है, कैसे लिखते हैं। तो ये पहले ऐसे था। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, कोई मेरे पास मान लो कि कोई कैपेसिटर है, ठीक, और ये हमारा जो मीडियम है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब मैं कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के बीच में रख दूंगा, ठीक है, तब मेरी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है, वो ये है फॉर्मूला। तो पहले हमने ऐसे लिख रहे थे, अब हम ऐसे लिख रहे हैं। तो इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट था, जब कुछ भी नहीं था, तो ये जो था, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस नाम आ रहा है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे जो एप्सिलॉन है ये वाला, ये बता रहा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, एंड इज गिवन बाय, तो इससे रिलेट कर लेना। ठीक है, एंड इज गिवन बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। दोबारा से यहां पे यह है मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, यहां पे यह है मीडियम की, वो हमने लिख लिया, ये आपको पता लग गया कि दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, फ्री स्पेस। अब ये क्या है, ठीक है, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव
परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो डिफरेंस है, दैट इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहीं से मैंने ये लिखा है, ये समझाने के लिए कि रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है। रिलेटिव मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? मीडियम की कोई परमिटिविटी होगी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, एप्सिलॉन आर। तो आपको पेपर में क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर भी गिवन हो सकता है, वहां पे लिखा होगा दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर आपको पेपर में लिखा जा सकता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे कोई रिलेटिविटी नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं लिखा, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है तो ये, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी है तो ये, ठीक है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं वो सिंपल ये बोला जाएगा कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज दिस, बस। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक जब हमने इसमें डाल दिया, जब यहाँ पे इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, इसका काम क्या है, मतलब क्यों डालना गया है कि मतलब ये तो वही है कि क्वेश्चन मुश्किल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक इसलिए डाल दिया ताकि जो ये कैपेसिटर पहले चार्ज स्टोर कर रहा था, कैपेसिटर काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, लेकिन जो ये पहले कर रहा था उससे ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, ठीक है। हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है कि इतना चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन उस लिमिट को बढ़ा रहे हैं हम, कैसे? डाइलेक्ट्रिक डाल के, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक में होता क्या है, कैसे चार्ज ज्यादा स्टोर होना शुरू हो जाता है कैपेसिटर प्लेट्स पे डाइलेक्ट्रिक की वजह से, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? हमें पता है कि कैपेसिटर प्लेट्स में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है ना, क्योंकि हम वोल्टेज लगा के रखते हैं, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब जब आपने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो एक तरह का क्या हो रहा है, इस डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, किसके कारण? कैपेसिटर की प्लेट्स के कारण, ठीक है। जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो जो डाइलेक्ट्रिक के खुद के चार्जेस हैं, क्योंकि कोई भी मीडियम हो उसके पास चार्जेस होते हैं, कोई भी मीडियम हो, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक के पास खुद के चार्जेस है, वो क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट के पास नेगेटिव चार्जेस को ले आएगा, नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज को ले आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ये भी नाम याद रखो। इस प्रोसेस को जब नेगेटिव एक तरफ हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, तो उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम, पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। अच्छा, ये पी क्या है? पोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है। मैंने पी की डायरेक्शन ऐसे क्यों बनाई? क्योंकि हमें पता है कि पोलराइजेशन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट करता है, ठीक है। पोलराइजेशन हमेशा नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट करता है। एक होता है डाइपोल मूवमेंट, एक होता है पोलराइजेशन। तो हम ये कर चुके हैं, क्या किसी को याद है डाइपोल मूवमेंट पोलराइजेशन के साथ कैसे रिलेट करता है? धुंधला धुंधला भी नहीं याद आ रहा कुछ? हाँ जी, सर एक बार डाइलेक्ट्रिक वाला पॉइंट दोबारा बता दो। ओके। देखो पहले ये बताओ, ये समझ आ गई जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये तो पता होने चाहिए पहले। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई इंसुलेटर है जैसे, ठीक है, कोई भी इंसुलेटर मटेरियल होते हैं ना जैसे, वो उठाया, हमने कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाल दिया। वो करने का रीजन सिर्फ एक ही था, ताकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सके, ठीक है, ताकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सके। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर प्लेट पे अगर पहले विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इसकी लिमिट थी वो थी 100 चार्जेस को स्टोर करने की, टोटल 100 चार्जेस, जब यहाँ पे वैक्यूम था। अब क्या हुआ, मेरे को चार्ज ज्यादा स्टोर करना है, ठीक है, मेरे पास बैटरी है जो चार्ज दे सकती है, लेकिन ये ऐसा बंदा है कि ये ज्यादा चार्ज लेगा नहीं। अगर इसको ज्यादा चार्ज दिया 100 से, तो ये इसकी लिमिट खराब हो जाएगी, ये खराब हो सकता है। तो वहां पे हमने स्कीम लगाई कि हम यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डाला, यहाँ पे जो चार्ज है प्लेट पे वो ज्यादा हम कर सकते हैं। बट शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि जो एप्सिलॉन है शुड बी, ठीक है, एप्सिलॉन शुड बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट।
ऑब्वियस ही बात है, अगर एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा तो हमारा सिंपल यही बन रहा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो जितना चार्ज इसने स्टोर करना था वो कर ही रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा हो जाती है, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। और अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई, कैपेसिटेंस का मतलब ही ये होता है ज्यादा होने का, कि आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने का सिर्फ एक रीजन है कि आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हो, बट शर्त यह है कि उस डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन ग्रेटर होना चाहिए इस एप्सिलॉन नॉट से, स्टैंडर्ड वैल्यू से। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे चार्जेस, जैसे यहाँ पॉजिटिव प्लेट है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल, ऐसे बोल लो, पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्जेस एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ हो, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। मैंने बोला कि पोलराइजेशन और डाइपोल मूवमेंट में क्या फर्क है। डाइपोल मूवमेंट क्या था, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, तो दिस इज मेकिंग अ डाइपोल, है ना। दोस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दिस इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट, है ना। और उसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते थे, और उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये था एटॉमिक लेवल पे, मतलब एक छोटे लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। बट जब हम, एक है माइक्रोस्कोपिक, एक है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो जब हम मीडियम्स की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, तो हम कहाँ आ जाएंगे, मैक्रोस्कोपिक पे। तो मैक्रोस्कोपिक में आप कभी भी डाइपोल मोमेंट नहीं बोलोगे, मैक्रोस्कोपिक में हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, क्योंकि अब एक एक चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमने पोलराइजेशन को रखा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट होता है। तो पोलराइजेशन को कैपिटल बी से नोट करते हैं, और वो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम कर चुके हैं, लेकिन याद कर लो दोबारा से, ठीक है। तो इसका क्या होता है, पोलराइजेशन, ये मटेरियल को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मटेरियल को पोलराइज कर देती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कैपेसिटर पे। अच्छा, अब अगर मैं इसी से आगे चलूं, मान लो कि ये मेरी कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ठीक है। ये आपको एक रिजल्ट याद रखना है, लेकिन थ्योरी से याद रख पाओगे। मान लो कि ये प्लेट 1 है, प्लेट 1, ये प्लेट 2 है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, दीज आर द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। आपने, कोई आपके हाथ में डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब थी, आपने उसे इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, लेकिन बस इतना, मतलब कुछ हद तक इसमें इंसर्ट किया है हमने, ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ इतना। अब इस कैपेसिटर प्लेट पे क्या है, चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। इस कैपेसिटर प्लेट पे चार्जेस पड़े हैं, एक तरह का मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इस कैपेसिटर प्लेट पे वोल्टेज लग रही है, जिसके कारण यहाँ पे चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। तो जब आपने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को थोड़ा सा यहाँ पे इंसर्ट किया और हाथ से इसको छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा सा इंसर्ट किया और हाथ से छोड़ दिया, तो क्या होगा, ठीक है। तो फिजिकली समझना, इसको हम ड्राइव नहीं कर रहे। मान लो कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस है, ऑब्वियस ही बात है, एक प्लेट पे पॉजिटिव होगा तो एक पे नेगेटिव होगा। अगर इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं ऊपर वाली पे, तो वो पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, वो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस करवाएंगे। इंड्यूस का मतलब है इसमें जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव है एक तरफ आ जाएंगे, तो नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे, और इस नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ इतने, क्योंकि इन्हीं पे फील्ड लग रही है, बाकियों पे फील्ड नहीं लग रही, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं सिर्फ इतने में फील्ड है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, इतने चार्जेस इंड्यूस हो गए। अब जब ये चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, तो ये चार्ज तो इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ऐसे ही नीचे वाले नेगेटिव चार्जेस भी इन पॉजिटिव को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चार्जेस है, जो बाकी बच गए, वो भी इन नेगेटिव चार्जेस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव पे फोर्स लगाता है अपनी तरफ, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव पे लगाता है अपनी तरफ।
ये वाले जो नीचे नेगेटिव चार्जेस है ये इस पॉजिटिव चार्जेस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएंगे। तो जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स वो इस डायरेक्शन में हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। ये इसको इधर खींच रहे, ये चार्जेस को इधर खींच रहे, तो नेट फोर्स इधर हो सकती है, ठीक है। अगर नेट फोर्स इधर को होगी तो अगर हमने हाथ से छोड़ भी दिया ये अपने आप आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये एक टाइम ऐसा आएगा ये कैपेसिटर प्लेट के सेंटर तक पहुंच जाएगा आराम से, क्योंकि ये फोर्सेस, ये जो कैपेसिटर प्लेट पे चार्जेस हैं ये सब पुल कर रहे थे। तो एक टाइम ये वाला भी आएगा, एक टाइम ये वाला भी आएगा। अब होगा क्या क्या ये यहां आके रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि कोई चीज चल रही थी और आपने कोई बाहर से फोर्स भी नहीं लगा रहे और वो एकदम से रुक जाए। बाहर से आप फोर्स थोड़ी नहीं लगा रहे, आपने तो छोड़ दिया इसको इसके हालात पे, ठीक है। तो ये आगे को बढ़ रहा है, इसके पास कोई मोशन आ चुकी है। जब इसके पास कोई मोशन है, कोई वेलोसिटी है, तो यहां तक पहुंचने के बाद ये ड्यू टू इनर्शिया ये आगे को बढ़ जाएगा। आगे को मतलब आगे को बढ़ने का मतलब है कुछ ऐसा। तो एक टाइम ये था, एक टाइम ये आया, एक टाइम ये वाला आएगा, एक टाइम ये वाला आएगा। अब क्या होगा ये इधर को जा रहा था, लेकिन ये चार्जेस है ना, ये चार्जेस ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूस करने शुरू कर दिए चार्जेस। ऑब्वियस बात है इंड्यूस तो करेंगे ये वाले चार्जेस। अब ये इधर जा रहा था लेकिन इन्होंने इंड्यूस कर दिए और ये वाले चार्जेस इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये वाले चार्जेस इन चार्जेस को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होगा, इस पे दोबारा से इस तरफ को फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। तो जब ये बाहर निकलने वाला होगा लेकिन ये निकल नहीं पाएगा, इस पे इस तरफ को फोर्स लगनी शुरू हो गई। अगर इस तरफ को फोर्स लगनी शुरू होगी ये दोबारा से वही काम करेगा, इधर जाएगा वापस से फिर इधर आएगा। तो कहने का मतलब है ये प्रोसेस चलती रहेगी, इधर गया ये फोर्सेस लगी, ये वापस से इधर आएगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसे, फिर उसके बाद वापस फिर इधर, मतलब एसएचएम मोशन। कहने का मतलब है एसएचएम मोशन। तो इसका जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो होगा कि इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम वही होता है जैसे ऑसिलेशंस होती हैं कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, एक मास है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा। ये वही चीज है, ये वही काम है कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के केस में। कोई डाउट है? ओके, तो ये याद रखना कि इसका आंसर होगा इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम मोशन। फिर नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट हम इसको एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें वापस जाना पड़ेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोग को एम्पियर्स का इंटीग्रल लॉ याद है जो हमने एक बार लिखा था, एम्पियर्स का इंटीग्रल लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, ओके, ये पता है हमने ऐसा कुछ किया था। यस सर। चलो ये भी शुक्र है कि अगर यही हफ्ते बाद पूछता तो शायद कोई भी हाँ नहीं करता। तो हमने ऐसा कुछ किया था, तो अभी धुंधला धुंधला सा है, अभी क्लियर हो जाएगा। हमें पता है एम्पियर्स, मतलब ये कहां से कहानी शुरू हुई, हम वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म इज गिवन बाय, जो एम्पियर का लॉ था इन इंटीग्रल फॉर्म उसे लिखा जाता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज्ड।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक वायर ये जा रही है जिसमें करंट है, जिसमें करंट आई है, ठीक है, और मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो ये इन्फिनाइट वायर है, फाइनाइट वायर के लिए नहीं कर सकता लेकिन इन्फिनाइट के लिए कर सकता हूँ। मान लो कि इन्फिनाइट वायर है, इस पे मैं अगर एम्पीयर फ्लो लगाऊं, ये एग्जांपल है बस, तो इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इस वायर के क्रॉस एक सर्कुलर लूप बना लिया, इस वायर के क्रॉस सर्कुलर लूप बना लिया, और ये तो हमें गिवन ही होगा क्वेश्चन में कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, मान लो r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस लूप में से कितना करंट पास कर रहा है, सिर्फ I करंट पास कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि 2-3 वायर्स हैं तो I प्लस I प्लस I, ऐसा नहीं है। इस चीज का यही मतलब होता है करंट एनक्लोज्ड, कि इस लूप में से, इस एम्पियर लूप में से कितना करंट जा रहा है, दिस इज जस्ट I, कैपिटल I। तो अगर मैं ये लूप, इस लूप पे ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये बनेगा B इंटू DL, DL होगा जो आपने ये लूप बनाई, विच इज 2 पाई R सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट कितना एनक्लोज है, I है टोटल, तो यहां से आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, ठीक है। तो इन्फिनाइट वायर कैरिंग करंट I, उसके लिए हमारे पास एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। तो ये सिर्फ बताने का वे था कि ऐसे हम लूप लगाते हैं। अब वापस आते हैं, ये चीज मैग्नेटोस्टैटिक्स में होती है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा। फिर मैक्सवेल आया, ठीक है, कैसे रिसर्च बढ़ती है छोटी छोटी चीजों से। मैक्सवेल ने क्या देखा कि उसने बोला कि चलो इसको पहले फॉल्स प्रूव करते हैं, बाद में अपनी थ्योरी देते हैं, तभी फायदा है। तो फॉल्स कैसे इसको प्रूव करने की कोशिश की उसने, ये हमारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये थोड़ा मैंने ज्यादा डिस्टेंस रखा है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं। यहां पे मान लो कि कोई बैटरी है, अगर बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा ये है तो नेगेटिव ये होगा, और इसमें से करंट जाएगा कैपिटल I, इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तो ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ध्यान रखना ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया, बट हाँ ये कैपेसिटर प्लेट्स। यहां वोल्टेज आओगी, अगर यहां वोल्टेज आएगी तो उसकी वजह से करंट आएगा और यहां पे जाएगा, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बोला कि चलो टाइम वेरिंग वोल्टेज देते हैं, तो उसके कारण जो करंट होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा। वोल्टेज अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है, मान लो वोल्टेज बढ़ रही है 0, 2, 4, 5, 6, तो करंट भी हमारा बढ़ता जाएगा, तो टाइम वेरिंग करंट, ठीक है। अब उसने क्या किया, हमें पता है कि करंट ये यहां जाएगा, लेकिन हवा में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कभी बिना वायर के कोई करंट तो नहीं पास करवाया हमने, तो इस हवा में, दिस इज द वैक्यूम, यहां से करंट पास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी यहां से जाएगा और करंट अपना लूप कंप्लीट करेगा, लेकिन इसमें करंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह के नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, नेगेटिव चार्जेस इधर को जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है करंट कन्वेंशनली उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्जेस इधर को जाएंगे तो करंट भी इधर की होगा। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो एम्पियर का लूप लगाते हैं, उसने एम्पियर का लूप लगाया यहां पे, इस वायर पे, किसी पॉइंट पे, इस वायर को उसने एक एम्पियर का लूप बनाया, ये मान लो एम्पियर का लूप है कोई, अगर मैं इसका एम्पियर का लूप बनाऊं, इसका मतलब पता क्या है, यही सेम चीज है, एक वायर पास कर रही है एक लूप में से, तो ये वाली जो वायर है इस लूप में से पास कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज लगाता हूं बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ अगर मैं ये लगाता हूं, तो मैं लिख सकता हूं B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, I ऑफ t, म्यू नॉट I, यही तो करंट पास हो रहा है इसमें से, है ना, इसमें से, इस लूप में से करंट एनक्लोज्ड। तो उसने कहा चलो ठीक है, ये बात ठीक लग रही है उसको, तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर लूप 1
ये जो लूप है इसको मैंने नाम दिया लूप 1, ठीक है। अब आप लोगों ने एक डायग्राम और बनाना है, इसमें मत कर देना, एक डायग्राम और बनाओ, ठीक है। डिट्टो ये डायग्राम बनाना है, लेकिन इस बार जो लूप होगा उसको थोड़ा ऐसे रखना है। ये लूप अब ऐसा बना दिया लाइक थोड़ा सा बैलून शेप टाइप लूप, ठीक है। अब एक लूप ऐसा बनाओ और सारी डायग्राम दोबारा से बनाओ। ठीक है, तो अब क्या हुआ सेम करंट यहां से जा रहा है, सेम करंट, अब लूप पूरा इतना है, ये पूरा लूप है, ठीक है। तो ये लूप 2 है। तो अगर कोई चीज लूप 1 में ट्रू है तो लूप 2 में भी ट्रू होनी चाहिए थी, ठीक है। एम्पियर्स लॉ में क्या होता है, आप लूप बना सकते हो और आपको देखना होता है कितना करंट पास कर रहे हैं और आपको बी डॉट डीएल निकाल सकते हो। उसने ये लूप बनाया, फिर उसने देखा कि ये जो करंट है यहां से जा रहा, वो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इस लूप को क्रॉस नहीं कर रहा। और जब तक लूप को कोई करंट क्रॉस नहीं करता, आप ये नहीं लिख सकते बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि अगर लूप को क्रॉस नहीं करेगा तो करंट क्या होगा, जीरो। यहां पे लूप को क्रॉस कर रहा था, पीछे वाले लूप 1 में क्रॉस कर रहा था, लेकिन इस वाले लूप को क्रॉस नहीं कर रहा, करंट क्रॉस करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो करंट यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन यहां से पार होना जरूरी था, इस पॉइंट से आगे को बढ़ना जरूरी था, लेकिन यहां तो आया ही नहीं। तो यहां पे थोड़ी सी चेंज आ गया एम्पियर्स लॉ में। तो उसने सोचा कि इसको सोल्व करते हैं और एक पेपर पब्लिश हो जाएगा। उसने इसको सोचना शुरू किया कि यहां से करंट तो जा ही नहीं रहा, तो एम्पियर्स लॉ कैसे चेंज हो जाएगा। हमें सिर्फ ये पता था तब तक, एम्पियर्स लॉ सिर्फ ये, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, इसको करेक्ट किया एम्पियर्स लॉ, ताकि यहां पे ये लूप भी वैलिड रहे, ऐसा ना हो सिर्फ लूप 1 के लिए वैलिड। तो क्या किया उसने हमें पता है, वी नो, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था तब हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बनाई थी, रिलेशन बताई थी, ठीक है। तो ये चीज चाहे आप याद भी रख लो, काम भी आती है सीधा। वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the capacitor plate is given by सर हाँ जी, सर एक बारी लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना। लास्ट वाला, ये वाला, इस डायग्राम वाला। यस सर। देखो पहले हमने एक लूप 1 बनाई थी, लूप 1 में से लूप 1 कैसा था, लूप 1 कुछ ऐसा था, ये वाला। ये जो करंट आ रहा था, ये जो करंट आ रहा था इस लूप को क्रॉस करके जा रहा था, क्रॉस कर रहा था। अगर क्रॉस कर रहा था तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज। करंट एनक्लोज है इसमें कितना, जो ये करंट इसको क्रॉस करके जा रहा है। लेकिन जब मैंने लूप 2 बनाई, ठीक है, अब यही वाला करंट इस पूरी लूप को क्रॉस करके जाना चाहिए बाहर, ऐसा ना हो कि आधे में खत्म हो जाए, तब उसको इसमें नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तब हम ये नहीं लिख सकते इनटू आई, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे करंट क्रॉस नहीं किया। अगर करंट यहां पे क्रॉस नहीं किया तो इस केस में अगर मैं सिंपल ये लगाऊं एम्पियर्स लॉ, तो आपका आंसर होगा फॉर लूप 2, जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू 0। बट ये चीज गलत है, गलत इसलिए है, पहले ये आंसर आया इसके लिए, लूप 1 के लिए, 2 के लिए ये आया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट तो सेम है ना, पूरे सर्किट में करंट तो सेम है, तो जहां मर्जी लूप लगाओ आंसर सेम आना चाहिए था। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को करेक्ट करने का सोचा, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि इस लूप में से भी करंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखना है हमने कि वो करंट कहां से लेके आता है।
हाँ सर जी, ये 0 आ रहा है या हमने मान के चला मतलब? नहीं 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अभी तक हम एम्पियर्स के लो तक हैं। एम्पियर्स का लो हमें पता है ये होता है v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। जब ये फॉर्मूला मैंने इस लूप पे लगाया तो मेरा आंसर आ रहा था, क्या आंसर आ रहा था? v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो भी करंट इसमें से पास कर रहा है इस लूप को कट कर रहा है, ठीक है, वो आंसर आ रहा था। अब मैंने दूसरा लूप बनाया। जब मैंने ये लूप बनाया, मैंने इस पे दोबारा से एम्पियर का लो लगा दिया। तो जब मैं इस पे दोबारा से एम्पियर का लो लगाऊंगा तो ये बनेगा इंटू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। लेकिन करंट एनक्लोज तभी होता है अगर इसको कट करके बाहर निकले इस लूप को। तो करंट यहां तक तो गया लेकिन कट करके बाहर तक नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे एंटर किया लेकिन बाहर भी आया, तब हमने उसको आई यहाँ पे इंक्लूड किया है। यहाँ पे क्या है, एंटर तो कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे करंट एनक्लोज्ड 0 होगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहां गड़बड़ हो रही थी क्योंकि हमें इतना पता है कि जो सर्किट है, सर्किट में कहीं लूप लगा लो, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूं, यहां लूप लगा लूं सेम आंसर आएगा, यहां लूप लगा लूं सेम आंसर आएगा, कहीं लूप लगा लो, तो यहां क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखने में सिंपल इंसान जो देख रहा है उसे ये लग रहा है ये हवा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें पता है कि कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे हम लिखते हैं सिग्मा। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कैपेसिटर प्लेट। और ये भी याद रखना कि अगर टाइम वेरिंग करंट है तो obvious सी बात है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है या फिर कम होती जा रही है, डिपेंड कर रहा है करंट बढ़ता है कि करंट कम होता है। ठीक है। अब सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा को लिखा जा सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिग्मा को लिखा जा सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। सरफेस, सिग्मा को क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डिवाइड बाय एरिया इज डेंसिटी। ठीक है। अब अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और करने का रीजन भी है मेरे पास, क्योंकि मेरा ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, चार्ज कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है। तो डीई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कैपिटल ए। यहाँ पे ए क्या है? ए है एरिया ऑफ द प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, ये भी साथ में लिख लो, ए है क्या? एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, लिख लेना ये याद। नाउ व्हाट इज dq by dt? दिस इज जस्ट करंट I डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट a। तो बहुत अमेजिंग सी चीज बाहर आई, ये जो करंट है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a dE बाय dt। इसका मतलब ये, अब ध्यान से सुनना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर थी? कैपेसिटर प्लेट के अंदर, उससे ही हमने करंट निकाला। इसका मतलब करंट भी कहां होगा? कैपेसिटर प्लेट के अंदर, ये करंट भी जो आई है। ठीक है, लेकिन इसको आप सिंपल करंट नहीं बोलोगे, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वायर में जाता हुआ करंट तो देखने में अच्छा लगता है, सोचने में अच्छा लगता है। हवा में जाता हुआ करंट नहीं अच्छा लगता, कि अगर मैं बोलूं कि हवा में करंट जा रहा है तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। तो इसलिए इसको हम सिंपल करंट नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका नाम चेंज हो गया, वेयर I is equals to, I is displacement करंट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है या फिर बना लो, 2 मिनट का काम है। ये जो करंट है इसको नाम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें आया कैपेसिटर प्लेट के अंदर, ठीक है, विदाउट एनी वायर। तो देखने में सोचो, अच्छा अगर इस फॉर्मूले को समझना हो तो कैसे समझना? एप्सिलॉन नॉट a dE by dt।
यहाँ पे चार्ज, अगर करंट मेरा वेरिंग है, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, मान लो कि बढ़ रहा है करंट, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, मान लो यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, करंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ 200 हो गया, यहाँ 200 हो गया, करंट और बढ़ा दो, 300 हो गया, 300 हो गया, है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट बढ़ते हैं चार्ज, यहाँ पॉजिटिव का 300 था, यहाँ नेगेटिव का 300। तो मेरा कहने का मतलब है चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर चार्ज यहाँ बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ नेगेटिव का चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज यहाँ बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यहाँ पे टाइम के साथ वेरी करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे dE by dt किया, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है तो यहाँ से एक नई चीज पता चली कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, ठीक है। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करनी चाहिए, लेकिन कम हो या ज्यादा हो कुछ भी। तो ये करंट इसके अंदर है, आई ऑफ टी या सिंपल आई, कभी कभी सिंपल आई लिख देते हैं इसको, ये करंट इसके अंदर है, इस वायर के अंदर। और ये जान के और भी खुशी होगी कि ये एक्चुअल में जो आई ऑफ टी है और ये जो आई है, इनकी वैल्यू सेम आएंगी। अगर ये 5 एम्पियर है तो इसको भी सोल्व करके 5 एम्पियर ही बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, जो करंट जा रहा है कम से कम वो पूरे सिस्टम में सेम रहना चाहिए, ये तो सिस्टम ही खराब हो गया हमारा। इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जो करंट आ रहा है उसके बराबर ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन नाम चेंज हो गया, बोलने का वे चेंज हो गया। देयरफॉर टोटल करंट, ठीक है, या फिर टोटल करंट क्यों लिखना, करंट इन द सर्किट इज, करंट इन द सर्किट इज I इज इक्वल्स टू, या फिर इज कोई नाम दे देते हैं, तो I डैश इज इक्वल्स टू ये वाला I प्लस ये वाला I। नाउ इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये जो आई ऑफ टी है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है। यहाँ पे जो आई ऑफ टी है, ये जो वायर में जा रहा है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट नाम याद रखने हैं। और जो सिंपल आई है जो इस कैपेसिटर के अंदर है, उस आई को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी कारण से जो करंट इन द सर्किट है मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई ऑफ टी को लिख दो IC, आई के पैरों में C मतलब कंडक्शन करंट, प्लस ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था I उसको ID लिख दो, थोड़ा आप डिफरेंस कर पाओगे साथ में, ठीक है। कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर्मूले से। अब हम चेक करते हैं एम्पियर्स के लॉ को, कैसे मैक्सवेल ने करेक्ट किया। Therefore, the corrected Ampere's law is B dot dl is equals to म्यू नॉट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, इंटू करंट एनक्लोज, ठीक है। अब इस करंट की जगह मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट IC प्लस ID। पहले सिंपल I लिख रहा था, लेकिन अब लिख रहा हूं IC प्लस ID, डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट। अब चेक करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं कि क्या अब सब ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, और ID की वैल्यू हमें पता है। दोबारा से चेक करते हैं क्या अब कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट यहां से I चल रहा था, यहां हमने एक लूप बनाया, ठीक है। फॉर लूप वन, अगर मेरा लूप 1 होगा तब इस लूप में कोई कंडक्शन करंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस लूप को कौन क्रॉस कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ
ये वाला करंट, सॉरी कंडक्शन करंट ही इस लूप को क्रॉस कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है इस लूप में, ठीक है। इसलिए फॉर लूप 1 मैं लिख सकता हूं ID 0, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो अगर ID 0 है तो मैं लिख सकता हूं B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC, कंडक्शन करंट ये वाला। फॉर लूप 2, लूप 2 क्या था, ये लूप 2 था। ऑब्वियस ही बात है जो कंडक्शन करंट है वो अंदर तक तो जा रहा है लेकिन उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा। हमें एक चीज देखनी है क्रॉस करने वाली, तो इस केस में क्रॉस कौन कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फॉर लूप 2 IC इज 0 क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पा रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट इसे क्रॉस करके जा रहा है। तो B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब बिल्कुल सही है, एक्चुअल में IC ID के बराबर भी होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें नॉन जीरो भी आ गई, इक्वल भी आ गई, इसका मतलब अब हमारा एम्पियर्स लॉ एकदम करेक्ट है। तो दिस इज द करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये लिख लो, दिस करेक्शन इज डन बाय मैक्सवेल, ठीक है। तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को करेक्ट किया। सर आईडी में डिस्प्लेसमेंट वाला मतलब फिर फॉर्मूला डालेंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो, है ना। तो आईडी में आप सिंपल ये फॉर्मूला डालोगे, एप्सिलॉन नॉट A DE बाय DT। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी होगी टाइम वेरिंग और आईडी निकल जाएगा। तो कभी कभी सिंपल इतना ही पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर प्लेट, या फिर इन द कैपेसिटर प्लेट में लिखेंगे, बस इतना लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इसके अंदर ही हो सकता है। सर ये लूप 2 के लिए कंडक्टेंस 0 क्यों है, मतलब करंट? क्योंकि कंडक्शन करंट है ये वाला, और ये वाला करंट अंदर तक तो जा रहा है लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो यहां से शुरू हो चुका है और इसे क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। तो लूप को क्रॉस करने वाला सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेकिन ये तो यहां से रुक गया ना, इससे आगे तो कंडक्शन करंट नहीं जा सकता। इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट उठाया। कोई और डाउट होगा पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, पढ़ें फिर आगे। यस सर। ओके, अब 2-3 आपने लाइनें लिखनी है जिससे आपको कुछ चीजें याद रहेंगी। लिखो, ठीक है। अभी हमें पता लग गया कि मैक्सवेल ने ये करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे लिखो, मैक्सवेल unified the domain of electricity, comma magnetism and light एक्चुअल में ये लाइन क्या बोलना चाहती है? मैक्सवेल ही ऐसा था जिसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, जो उसने अपने आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी बताई थी कि हाँ, कि जो भी सन से आ रही है या फिर कोई भी वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में मूव करती है, कोई भी। स्टार्ट इसने किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह आती है, बट प्रूव किसी और ने किया था। हमेशा थ्योरेटिकल जो वर्क होता है वो कोई और करता है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वर्क को तब तक एक जैसे होता है ना, पुरस्कार नहीं दिया जाता जब तक कि प्रैक्टिकल में पता ना चल जाए कि उसने ठीक बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। तो मैक्सवेल ने बताया था, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, फिर उसने मैग्नेटिज्म, इन सबको इकट्ठा किया
और लाइट, इस सबको इकट्ठा किया, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थ्योरी दी, ठीक है, इन सबको इकट्ठा करके। कैसे, मतलब हमें पता चल रहा है कि हमने फैराडे लॉ से क्या देखा था कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, या फिर इंड्यूस ईएमएफ आ सकता है ना, कुछ भी चेंज करने से, एक के चेंज होने से दूसरी चीज इंड्यूस हो रही है, हम ये देख रहे थे। उसने भी इन्हीं सभी चीजों को उठाया, ठीक है, एक अलग से फॉर्मूले लिखे, और उसने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव्स तो मैग्नेटिक फील्ड, और उनका एक मिक्सचर मूव कर रहा है, ठीक है, इसने इस चीज के बारे में बताया। तो इसने क्या किया, इन तीनों चीजों को यूनिफाई कर दिया। आगे लिखो, हर्ट्ज, फुल स्टॉप डाल के, हर्ट्ज, ये ऐसे लिखना है, हर्ट्ज इन 1885, in 1885, comma, experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves, the existence of electromagnetic waves। आगे एक और पॉइंट लिखो, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ईएम लिख लो, शॉर्ट फॉर्म, सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होगा, अगर हमें प्रोड्यूस करवानी हो तो हम कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये थोड़ा नहीं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड उठा ली, उसको ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया। एक सिंपल मेथड क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे आ भी जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करवा सकती है, ठीक है। सर इफ वी, हाँ जी, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन कहाँ पे है, मतलब सब कुछ है, कोई भी वेव, बस डिपेंड करता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सन से रेज आ रही हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में हम उसको बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है, वो जो फोटोन्स हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे तक आ रहे हैं, ठीक है, तो हर कुछ वेव्स की फॉर्म में आता है, हर कुछ। तो रेडियो स्टेशन, आपने जब रेडियो चलाते हो तब भी वो जो रेडियो वेव्स आती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, ठीक है। ओके सर। अब हम बात कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ ईएम वेव। सोर्स क्या होगा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, सिंपल सा सोर्स, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करवाते हो, एक्सेलरेट करवाना, एक्सेलरेट या फिर ऑसिलेट करवाना, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्यू, उसको आपने एकदम से कुछ वेलोसिटी दे दी, ये पहले रेस्ट पे था, उसको वेलोसिटी दे दी, या फिर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते रहो, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेशन की वजह से वो जो प्रोड्यूस करेगा वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सबसे सिंपल सोर्स है और इसी पे क्वेश्चन पूछते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4 ऑप्शन में से कौन सा हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, आगे लिखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तक हम जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं वो सारी वैक्यूम में जो ट्रैवल करती है, वैक्यूम मतलब जो सन से जैसे आ रही है यहाँ तक, वो सारा कुछ वैक्यूम है। तो वैक्यूम से जो आ रही है या फिर वैक्यूम में जो ट्रैवल करती है हम उसकी बात करते हैं, किसी मीडियम के अंदर नहीं, ठीक है, तो इतना हाई लेवल आपको आता भी नहीं है, सिर्फ वैक्यूम वाली चीजें।
तो वैक्यूम में जब अब हमने लिखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, नेचर में हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड को देखो, ठीक है, थंब मतलब मेरी तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर लग रही हैं आप लोग को, मतलब एकदम तो नहीं लगेंगी, लेकिन हाँ अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, जैसे हम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, तो ये तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो फिंगर है ये इस डायरेक्शन में है, ये हमें प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताएगा, ठीक है। तो पहले आपको नेचर पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये होती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो और ये प्रोपेगेशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ये प्रोपेगेशन हो। कोई भी दो चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होंगी और तीसरी चीज प्रोपेगेशन होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी तरफ आ रही है ऐसे, तो अगर वो आपकी तरफ आ रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रोपेगेशन जो है, ये प्रोपेगेशन को बता रहा है, वो आपकी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एक राइट की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे पॉइंट कर दिया तो ऐसे ही रहेगी, नहीं, एक्चुअल में ये साइनोसॉइडल है ना, कुछ ऐसे होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसॉइडल टाइप, जैसे साइन वेव होती है। तो होता क्या है, थोड़ा इसे इमेजिन करना, आपकी वेव इस तरफ तो आ रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये साथ में साइन भी बना रही है, साइन मतलब साइन एंगल, जैसे ऐसे साइन वेव, लेकिन इसी प्लेन में ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे को, ऐसे, क्योंकि आगे को भी बढ़ रही है। तो ये जो है सिंपल नहीं है, ये ऐसे है साइन वेव की तरह और साथ साथ आगे बढ़ रही है प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे ही है, कुछ ये कुछ ऐसे चल रही है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे 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 साइनोसॉइडल, ठीक है। तो आपस में साइनोसॉइडल भी है और साथ में ये प्रोपेगेशन भी है। तो याद रखना, इन वैक्यूम प्रोपेगेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर all are mutually perpendicular to each other, ठीक है। वैक्यूम के अंदर ये सारे तीनों की तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तीनों चीजें, प्रोपेगेशन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये साथ में लिख लो। अब लिख लो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात है तो दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बी नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी। मैं यहां डाल रहा हूं आई कैप, यहां डाल रहा हूं जे कैप। तो हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ, तो डायरेक्शन कौन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाला आई कैप, ठीक है, ये वाला आई कैप। तो आई कैप बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता रहा है जे कैप की तरफ है, और ये क्या बता रहा है के जेड, ये जो है के जेड माइनस ओमेगा टी, ये हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे के जेड माइनस ओमेगा टी है तो आप बोलोगे कि आपकी जो फील्ड प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की, प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आई कैप है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जे कैप है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो जेड है, जेड यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डायरेक्शन, यह है प्रोपेगेशन डायरेक्शन। प्रोपेगेशन डायरेक्शन मतलब देखो, एक है आई कैप, ये मान लेता हूं मैं आई कैप इस डायरेक्शन में,
इसे जे कैप, तो एक प्रोपेगेशन डायरेक्शन है, तो ये जो जेड है दिस इज द प्रोपेगेशन डायरेक्शन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में कर रही हैं, जा तो दोनों की दोनों इसी डायरेक्शन में रही है, चाहे ये इलेक्ट्रिक है चाहे ये मैग्नेटिक है, लेकिन जा तो इसी डायरेक्शन में रही है, इसलिए दोनों के लिए ये सेम रहेगा जेड और जेड। ठीक है, तो जेड हमारी प्रोपेगेशन डायरेक्शन। लेकिन अगर इफ E इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा लिखा होता साइन के जेड प्लस ओमेगा टी और यहां पे आई कैप, और बी लिखा होता बी नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी जे कैप, अगर ऐसा लिख देते तो भी क्या होता, आई कैप आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जे कैप आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन यहां से आपने क्या ढूंढना है, जो माइनस का जेड होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज माइनस जेड डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहां पे प्लस आ जाता है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन माइनस जेड डायरेक्शन होगी, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस जेड डायरेक्शन होगी। ये थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का ध्यान रखना है। थोड़े से पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आज 2:30 बजे तक ही क्लास लग पाएगी। सर हाँ जी, सर ये ई नॉट साइन के आगे क्या है, ओमेगा टी से पहले के जेड। के जेड ब्लर आ रहा है कि राइटिंग गंदी है, बोल दो, ब्लर ही बोल दो वैसे। थोड़ा सा चलो ये हमारे पास ठीक है, के जेड प्लस ओमेगा टी, के जेड प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पे के क्या है, ये जो ई नोड है या फिर यहाँ पे ई नोड है, ये जस्ट एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना, किसी का कोई मैक्सिमम पॉइंट होता है कि यहाँ तक जा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वेव ऐसी है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम। ठीक है, ये जस्ट एम्पलीट्यूड है, ई नोड बी नोड ई नोड बी नोड। यहाँ पे जो के है, ठीक है, के को लिखा जाता है where k is equals to 2 पाई बाय लैम्डा। ये जो k है यहाँ पे उसको लिखा, कभी कभी हमें वेव की इक्वेशन दी होती है, k की वैल्यू दी होगी आपको, मान लो 3 × 10⁸, तो आपसे वेवलेंथ पूछी होगी कि ऐसी वेव इक्वेशन के लिए k की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो 2 पाई बाय लैम्डा। तो k को बोलते हैं वेव वेक्टर। ठीक है, k को बोलते हैं वेव वेक्टर। यहां लैम्डा है वेवलेंथ, ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे आप लिख सकते हो 2 पाई एफ, एफ इज जस्ट द फ्रीक्वेंसी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ना 1 बाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई टी। तो कुछ भी पूछा, मान लो कि ऐसी इक्वेशन दे दी, ओमेगा दे दिया, फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे निकल गई, या फिर ओमेगा दे दिया टाइम पीरियड पूछ लेंगे, तो ओमेगा पता है डिवाइड बाय 2 पाई करो, टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें दी जाती हैं। हाँ। हाँ जी, सर के वेव फैक्टर है। ये हमारे पास, देखो नाम एक्चुअल में ना पूरा भूल गया, इसको बोलते हैं, हाँ सही बोला था, ठीक है, वेव वेक्टर ही है, इसको वेव वेक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, लिख लो साथ में वेव वेक्टर। एक्चुअल में जो डायरेक्शन, मैक्सिमम केसेस में नहीं बट वैक्यूम में पक्की बात है, और आपको यहीं तक आता है, जो भी डायरेक्शन के की होगी वही आपके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि के यहां लिखा हुआ है हमने ऐसे। तो इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं आपको बोलूं ना कि अगर मैं इसका एकदम एक्चुअल लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, मान लो किसी मेरे को इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन के वेक्टर डॉट जेड वेक्टर माइनस ओमेगा टी।
सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस ओमेगा, तो ये वेक्टर डॉट वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दो चीजें तभी, इसको मैं ये कैसे लिख सकता हूँ, इसका डॉट कैसे हटा सकता हूँ, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, तो के जेड कोज ऑफ थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के वेक्टर डॉट जेड वेक्टर को के इंटू जेड इज इक्वल टू इंटू कोस थीटा। अब इस चीज को ये लिखना है, तो थीटा क्या होना चाहिए दोनों के बीच में, 0 डिग्री, के इंटू जेड इंटू कोस 0, तो ये बनेगा के जेड। तो कहने का मतलब है जो के की डायरेक्शन होगी वैक्यूम में वही आपकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वेव वेक्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जल्दी से एक चीज कर लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो सर अगर z की डायरेक्शन नेगेटिव होगी या k की डायरेक्शन नेगेटिव होगी तब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जेड की या के की ऐसे नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहां होगा या यहां होगा, यहीं से आपको पता करना है, ऐसे नहीं कि इसकी अलग कर देंगे इसकी अलग कर देंगे, जो इसकी जो के की डायरेक्शन होगी वो अपने आप जेड की होगी, लेकिन दिस इज द केस फॉर द वैक्यूम, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो चीज है यहां से हम जल्दी से 3 मिनट पढ़े हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये जो चीज है साइन के अंदर, ये एक फेज है, ठीक है, तो फेज हमेशा कांस्टेंट रहता है चीज का, ठीक है, केजेड माइनस वाला उठा लेते हैं, माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने कहां से उठाया, इस वाले फेज से, साइन के अंदर वाली चीज से, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं टाइम के साथ, तो k इंटू डी जेड बाई डी टी माइनस ओमेगा डी टी बाई डी टी तो 1 होगा, इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहां से डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के बन जाएगा। नाउ दिस इज द वेलोसिटी, चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम इज वेलोसिटी, लेकिन इस वेलोसिटी को मैं c लिख रहा हूं रेदर देन v, वेयर c is equals to 3 into 10 raised per 8 meter per second and is known as speed of light, speed of light, साथ में लिखो in vacuum, in vacuum, ये तभी तक पॉसिबल है ये फॉर्मूला जब तक हम वैक्यूम में होंगे, लेकिन अगर हम किसी मीडियम में चले जाएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे चेंज हो जाएगा ये, तो ओमेगा को के सी लिखा जा सकता है। तो यहां तक हम करते हैं आज ओमेगा इक्वल टू के सी तक, ठीक है, कोई डाउट है वो पूछ लो। यहां से हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाली है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी वैक्यूम में ट्रेवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है हमेशा, तो ये उसका फॉर्मूला होगा। तो यहां से नई चीजें क्या पता लगी, कभी कभी आपसे ओमेगा पूछ लिया जाएगा कि आपको गिवन होगा, तो ये पता है ये स्टैंडर्ड है 3 इंटू 10⁻⁸, के की वैल्यू आपको गिवन होगी, ओमेगा निकाल सकते हो यहां से, बट कंडीशन यही है ये वैक्यूम के केस ये वैलिड है। सर हाँ जी, सर k और z में क्या डिफरेंस है? के एक वेव वेक्टर है, जेड जस्ट एक डायरेक्शन बता रहा है, के एक वेव वेक्टर है, जो जैसे अगर मेरी क्योंकि जो हमारी वेव होती है जरूरी नहीं है वो यही लेंथ की रहे, ये और ये, दिस इज द वेव लेंथ, है ना, वेव लेंथ ये तो होती है एक टाइम पीरियड जितना हो, फिर उसके बाद रिपीट हो गई, अब ये कम भी हो सकती है, अब वेवलेंथ इतनी हो गई, फिर ये और कम हो सकती है, तो ये चीज जो है ये वेव वेक्टर को डिफाइन करेगी साथ साथ, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रही है और वेव वेक्टर हमारा होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ की वेरिएशन से वेव के वेक्टर में चेंज आ रहा है, और वो हम यहां शो कर रहे हैं, ठीक है, वेवलेंथ अगर चेंज होगी, लेकिन चाहे इसकी मैंने वेवलेंथ छोटी कर दी, लेकिन मोशन तो जेड डायरेक्शन में है, जेड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, चाहे के चेंज होता जा रहा है, लेकिन मोशन जेड डायरेक्शन में अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे के जेड माइनस ओमेगा टी यहाँ पे, तो जेड फिक्स है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ प्लस है तो मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस है तो प्लस जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ये फिक्स है, तो ये चीज चेंज होगी बस के साथ। ओके सर। और कोई डाउट है तो पूछ लो अभी।
चलो, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।